बट लड़कों को आज तक हमने नहीं बताया कि भाई किस उम्र में लड़कियों से दोस्ती करनी है और लड़कियों के साथ आप क्या क्या कर सकते हो और उसमें उनकी सहमति कितनी जरूरी है। आपने लड़कों को सेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। आप कहीं दोस्तों से सुनते हैं, कहीं कोई बहुत ही चीप किताब पढ़ लेते हैं या फोन देख लेते हैं, उनको लगता है सेक्स यही है। हाथ भी किसी का पकड़ ले तो आपको लगता है इतनी एनर्जी आ गई, आपको प्यार आ गया। कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई आप उस लम्हे को एंजॉय करना चाहते, महसूस करना चाहते हैं। पिताजी ने बहुत मारा, भाई मतलब किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो वो जो है मुंबई में एक अम्मा के पास आके रहने लगा। बिल्कुल खिजड़ों के जो गुरु होते हैं उनके पास। इतनी बदतर जिंदगी होती है, मैं बता नहीं सकती। अब देखिए कि अगर वो ताली बजा रहे हैं, वो डराने के लिए नहीं बजा रहे हैं। आपने उनको हाशिए पे ढकेल दिया है भाई, उनके पास चारा नहीं है, वो खाएंगे क्या? वो आपके जैसे, हमारे जैसे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं, कुछ तो पढ़ लिख भी गए, हाँ, और उनके पास मजबूरी होती है कि वो अपना शरीर बेचे क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं। और हमारे ही परिवार और हमारी ही सोसाइटी के मर्द जो गे होते हैं या जो बाई होते हैं, वो उनके पास जाते हैं छुप छुपा के। तो आपने इतनी खराब, इतनी मुश्किल परिस्थितियां खड़ी की है, उन्होंने नहीं खड़ी की। उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें इस तरह जीना है। चला था कि अपने से उम्र में बहुत बड़ी एक औरत के साथ वो रहता है और सेक्सुअली अब्यूज करती है वो उसे। तो भाई वो सब मैं देख रही हूँ, उस बच्चे से मिल रही हूँ, तो मैं वो क्यों ना लिखूं जो मेरे सामने है। जीवंत किरदार है भाई, जिंदा किरदार है। नमस्कार दोस्तों, आज आपका परिचय हम एक ऐसी महिला पत्रकार से करा रहे हैं जो पिछले 40 सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, जो बैंक में नौकरी कर रही थी, एमकॉम है। अचानक ख्याल आया कि इनको मीडिया में होना चाहिए और उसके बाद इन्होंने अपनी पत्रकारिता की जर्नी शुरू की। धर्मयुग में काम किया, फिलहाल हिंदुस्तान अखबार से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वनिता से वो जुड़ी रहीं, नंदन जो बच्चों की पत्रिका है उससे जुड़ी रहीं। इसके अलावा उन्होंने टीवी के लिए भी काम किया है, सोनी टेलीविजन के लिए शोज लिखे। और उनकी खासियत यह है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर अक्सर हम बात करने में झिझकते हैं, शर्माते हैं, हालांकि वो सब्जेक्ट्स हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, उस पर भी वो खुलकर बात करती हैं। मैं बात कर रहा हूं उनके कहानी संग्रह की, जिसका उन्होंने संपादन किया, कामुकता का उत्सव। और वैसे भी जयंती जी आम तौर पर ऐसे विषयों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। आज हमने उन्हें इसीलिए इनवाइट किया है ताकि वो हर वो बात कह सकें और हर वो बात बोल सकें जो हम में से बहुत से लोगों के दिलों में कुलमुलाती रहती हैं, पर हम कभी बोलते नहीं। तो जयंती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगी मेरी दोस्त और पत्रकार सुजाता, जो खुद भी जयंती जी के साथ काम भी कर चुकी हैं, लंबे समय तक पत्रकारिता में रही हैं। तो कई ऐसे सवाल जो इनके मन में हैं वो भी पूछेंगी। तो आज इस बातचीत में हम बहुत सारे बोल्ड टॉपिक्स को टच करेंगे, बोल्ड विषयों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा माहौल अपने आसपास बनाएं कि किसी के मन में, दिल में अगर कोई सवाल है, बात है, तो वो उसको लेकर कुंठित ना होता रहे, बल्कि अपने दिल को हल्का कर सके। जयंती जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है, 40 साल का अगर हम जिक्र करें तो ये इंटरव्यू बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम उन टॉपिक पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। आपका जो कहानी संकलन है, कामुकता का उत्सव, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। और साथ ही ये भी कि आप जब इतने बोल्ड सब्जेक्ट्स पर बात करती हैं, एक महिला होते हुए, एक भारतीय महिला होते हुए, तो आपको किस तरह का सामना करना पड़ता है, किस तरह के सवालों का, चाहे फिर वो आपके परिवार के लोग हों, आपके दफ्तर के लोग हों, आपके आस पड़ोस के लोग हों, या आपके एक्वेंटेंसेस हों जो आपसे रोजाना दो चार होते हैं? थोड़ा सा इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। जी मेरे नाम से जी जाहिर है, मैं एक दक्षिण भारतीय परिवार में पैदा हुई हूँ, तमिल परिवार से जी बिलोंग करती हूँ। और भिलाई जैसे शहर में मेरी परवरिश हुई। तो मेरे अप्पा अम्मा दोनों बहुत समय से आगे थे और बचपन में उन्होंने हमें हर चीज पढ़ने को दिया। मतलब बचपन कहूँ तो आप सोच सकते हैं 40-50 साल पहले की जिंदगी कैसी रही होगी। तो जी वो जो कहानियां, उपन्यास हम पढ़ते थे, उसमें हमें कभी कोई रोक टोक वाली बात नहीं थी हमारे से। बस जो चाहे पढ़ लीजिए। जासूसी उपन्यास भी पढ़ते थे, प्रेम कहानी, और बचपन की बात कर रही हूँ। तो मैं जब बच्चों के लिए मैंने लिखना शुरू किया और जब ये धीरे 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 मुझे पता चला कि मैं लिख सकती हूँ, तो मेरे आगे ऐसी कोई चुनौती नहीं थी कि तुम ये लिखो और ये मत लिखो। तो चूंकि मेरा परिवार जो है वो
पहले से ये जानता था कि हम कहाँ रह रहे हैं और हम किसी को जो है आंसरेबिलिटी है ही नहीं हमारी। तो मैं जब बैंक की नौकरी छोड़ के मुंबई में थी और बैंक की नौकरी छोड़ के जब मैं धर्मयुग में आई और वो दुनिया देखने लगी, जो मेरे लिए एक छोटे शहर की लड़की के लिए तो चमत्कार करने वाली दुनिया होती है भाई। और उस वक्त जो है भिलाई में कभी बस न देखी हुई लड़की जो है डबल डेकर बस देखे। मुझे नहीं पता मुंबई में ये डबल कौन डेकर सा बस है साल या था? नहीं। ये कौन मैं सा साल? 1984 में आई हूँ मुंबई और 85 में मैंने ज्वाइन किया था टाइम्स ऑफ इंडिया धर्मयुग ओके बतौर जी। ट्रेनिंग। तो उस साल और वो पूरी दुनिया चमत्कृत करने वाली दुनिया थी। मेरे आगे पीछे ऐसे लोग थे जो मुझे एक बिल्कुल एक नई जिंदगी का एहसास दिला रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को समझते हुए मैंने अपने लिए जो जिंदगी क्रिएट की, उसमें वो सब लोग थे जो आम जिंदगी के किरदार नहीं होते। इसीलिए मैं शायद वो सब खुल के लिख पाई जो उस वक्त एक हिंदुस्तानी महिला या हिंदुस्तानी लड़की नहीं लिख पाती थी। एक बात और, घर में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। वो कहते थे जयंती, लिख रहे हो लिखिए। बताइए सुजाता। हाँ मैं इस पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सवाल ये है कि जो जैसे जो विषय हैं इस तरीके के, उनको बहुत नैतिकता से जोड़ा जाता है, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इस तरह की चाहे वो कामुकता हो या इश्क हो, इस पे बात करना, इस पे, तो उस चीज को आप जब जब बचपन में भी पढ़ रहे थे या उस पे जब आपने लिखना शुरू में करियर के शुरुआत में शुरू किया, तो उस समय इसको ले पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक तो अपना स्ट्रगल करियर का कर रहे होते हैं और ऊपर, तो उसको कैसे हैंडल किया उस समय आपने, उससे कैसे? क्या भी मैं फर्क आपको बताती हूँ। उत्तर और दक्षिण भारत का फर्क है। आप लोगों की यहाँ पेट्रियार्की इतनी ज्यादा है कि उसमें दब के आप बहुत चीजें नहीं कर पाते। हमारे यहाँ मेट्रियार्की है, तो वाकई वो हमें आजादी मिलती है कि जो हम चाहे जैसे चाहे कह पाए। तो कहानियां मैंने तब ज्यादा लिखनी शुरू की जब मैं मुंबई से दिल्ली आ गई। दिल्ली आते ही साथ जब मेरे साथ ये पूरा का पूरा एक क्या कहें एक लंबा एक अतीत जुड़ा हुआ है, जहां मेरी साथी जो है लेस्बियंस रही हैं, मेरा बॉस जो है वो गे रहा है। मैंने हिजड़ों के साथ बहुत लंबा काम किया है डॉक्यूमेंट्री में। मैं बार में घुस के मेरे बार डांसर्स का मैंने पूरा देखा, उनकी जिंदगी के बारे में मैंने लिखा बाबा मेरी जान में। तो जब मैं ऐसे किरदार देख रही हूँ, लिखूंगी भी वही, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड अनुभव था। मैं डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर रही थी। मतलब एक रैक पिकर था जो रोता हुआ मुझे मिला था मुंबई के लोकल ट्रेन में। और जब उसने अपनी कहानी बताई तो उससे मिलने में धारा भी पहुंच गई थी। वहां जाके मुझे पता चला था कि अपने से उम्र में बहुत बड़ी एक औरत के साथ वो रहता है और सेक्सुअली अब्यूज करती है वो उसे। तो भाई वो सब मैं देख रही हूँ, उस बच्चे से मिल रही हूँ, तो मैं वो क्यों ना लिखूं जो मेरे सामने है। जीवंत किरदार है भाई, जिंदा किरदार है। तो मैंने इस तरह के विषय उठाने शुरू किए। और एक थोड़ी सी अच्छी बात ये भी थी कि मैं दिल्ली में अकेली रहती थी। मेरे अप्पा बहुत जल्दी गुजर गए। माँ के देहांत के बाद मैं अकेली आई थी दिल्ली। तो वाकई मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे अपने प्रभाव में लेता। और दिल्ली में मैं जिस सर्कल में थी, यादव जी वो तो बल्कि बड़े खुश हो गए कि तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया मसाला है भाई, तुम लिखो, ये सब कहानियां आनी चाहिए। तो पहली ही कहानी मेरी लिवन पे थी। फिर उसके बाद उपन्यास जो मैंने राजकमल के लिए लिखा था 2000 में, आसपास से गुजरते हुए, वो भी एक बहुत बोल्ड लड़की का किरदार था। 27 साल की लड़की। और वो जो पहले ही डायलॉग में ये था कि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने अप्पा की दूसरी शादी रोकने के लिए केरल जा रही है उस दिन। तो मैं शुरू से मुझे लगा कि ये सब किरदार सामने है, तो मैं क्यों ना उनके बारे में लिखूं। तो इसलिए मुझे कभी कहीं से कोई रोक टोक या किसी ने मुझे कभी टोका नहीं। बल्कि ये अच्छी बात ये रही कि आसपास से गुजरते हुए आने के बाद उस वक्त के सारे बड़े लेखक लेखिकाओं ने फोन करके मेरा हौसला बढ़ाया बिल्कुल। बल्कि मैं नाम लूं तो पद्मा सचदेव, बहुत देर तक मुझसे उन्होंने कहा कि जयंती ये सब हम लिख नहीं पाते, क्योंकि हमारे घरों में बहुत लोग वो कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं अगर हम बोल्डली लिखें, सेक्स के बारे में लिखें। तुमने जो लिखा वो हमारे दिल के करीब है। तो हाँ, मुझे इस बात का बहुत क्या कहूं एडवांटेज मिला कि मैं अकेली थी। और उसके बाद जब मैंने शादी भी की और मेरा परिवार भी जब हुआ, तब भी कहीं से कोई इस तरह की बात आई नहीं। दोस्तों में अगर किसी ने कभी टोका टोकी की भी हो, एक आध दोस्तों ने किया कि भैया तुम किस तरह की कहानी लिखती हो, इस तरह का साहित्य क्यों नहीं लिखती और वो क्यों, तो मैंने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा इस विषय पे लिखना बहुत जरूरी है। और चूंकि मेरे पास आंखों देखी घटनाएं हैं, मेरे सामने लोग हैं, और मैं शिद्दत से महसूस करती हूँ कि इन विषयों पे लिखा जाना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत बोल्डली लिखा, आराम से लिखा।
जयंती जी, मैं एक सवाल और करना चाहती थी कि आपने तीनों माध्यमों में काम किया है, प्रिंट में, डिजिटल में एंड सिनेमा के में भी काम किया है इतने दशकों में। तो और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बोल्ड सब्जेक्ट, जो पहले सिनेमा में उस मतलब ज्यादा उस तो आपको उसको बैलेंस कैसे आपको आज लगता है कि उसको संतुलन, क्योंकि एक चीज हो रही है कि हिंदी में जो नई जनरेशन है वो पढ़ने के लिए हिंदी में उसको थोड़ा पॉप कल्चर हो रहा है, तो हिंदी को इंग्लिश की तरह से पेश किया मतलब आ रहा है, तो उसका आप संतुलन कैसे देखते हैं एज अ राइटर, एज अ लेखिका? देखिए, ये तो सही बात है कि हिंदी में बोल्ड लेखन को आप एकदम बैरिकेड कर देते हैं, उसे आप साहित्य मानते ही नहीं है। आज तक जो भी बोल्ड लेखन हुआ है उसे पल्प लेखन करके एकदम आपने किनारे कर दिया है। और ये भी मैंने महसूस किया कि मैं मुंबई में जब हिजड़ों पे बहुत हिजड़ों पे नहीं कहूंगी, एलजीबीटी पे और बेसिकली एचआईवी अवेयरनेस पे जब काम कर रही थी, और हमारे साथ कई सारे पत्रकार थे, मतलब साउथ के भी थे, ज्यादातर जो है नॉर्थ के हमारे साथ आए हुए थे, बिहार के। मुझे बहुत अजीब लगता था जब कोई गे है या कोई ट्रांसजेंडर है, जब अपनी बात बता रहा है, वो कैसे उनसे कहते थे कि आप लोग तो बीमार हैं, अपनी बीमारी ठीक करवाइए। और मैं आपको ये बात बता रही हूँ, करीब वही 25 साल पहले की बात बता रही हूँ। जी मुझे जी ये बात इतनी अखर गई क्योंकि उससे पहले मैं उन लोगों के साथ काम कर चुकी थी, उन्हें बहुत पास से देख चुकी थी, उनमें से कुछ मेरे दोस्त रहे हैं। तो मुझे अपने साथी फेलो जर्नलिस्ट को ये समझाना पड़ा कि आप ये क्या कह रहे हैं, भैया आपका प्रेफरेंस है, आप किसके साथ सो रहे हैं, ये उनका प्रेफरेंस है, और कुदरत ने सबको एक जैसा बनाया है। बिल्कुल, मतलब ये प्रकृति है, जो प्रकृति कह रही है कि भाई आप ये है, आप वो है, तो आप कौन है कहने वाले कि बीमार है, आप नहीं है। तो तब मुझे लगा इस बात पे बात करना और भी जरूरी है, ताकि कम से कम युवा जो है इस भ्रम से दूर हो सके। और ये भी आज भी ये त्रासदी है कि छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बों में अगर कोई ट्रांसजेंडर है, गे है, मतलब एलजीबीटीक्यू में कोई भी है, वो अपने परिवार में खुल के कह ही नहीं पाता। उसे पता है कि क्या हो रहा है। ये मैंने देखा है कि हॉस्टल में 2 लड़कियां कई साल पहले, मुझे लगता है 45-50 इयर्स बैक, वो जल के मर गई क्योंकि उनकी कुछ सहेलियों ने उन्हें किस करते या कुछ करते हुए देख लिया था। दे वर लेस्बियन। तो जब दूसरी लड़की के फादर वादर आए कि इसकी जबरदस्ती शादी करेंगे, तो उन्हें यही लगा कि साथ में जल के मर जाना वो बेहतर है। तो आप मुझे बताइए ना, हम ऐसे क्रूर समाज में रहते हैं। अगर लड़का गे है, पेरेंट्स जबरदस्ती शादी करा देते हैं बिना बताए, लड़की लेस्बियन है, जबरदस्ती शादी करा देते हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी। इस समाज को भी बहुत आगे जाना है। आपको लगातार इन विषयों पर चोट करनी है, लिखना है, ऐसी भाषा में लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि कॉमन लोग उसे पढ़ सके और समझ सके कि ये सब प्रकृति है भाई, और प्रकृति से आप लड़ नहीं सकते। तो ये जैसे आपने कहा, आपने इस समाज मतलब उस तरह का जीवन को बहुत पास से देखा है, तो मुझे ये जानना था कि आप जब आप फिल्में देखते हैं जो इन विषयों पर आती हैं, या किताबें जो पढ़ी हैं, आपको उनमें कौन सी ज्यादा इंस्पायर करती है, या लगता है कि वो ज्यादा करीब है सच के? देखिए, सबसे पहले तो सुजाता हम सब ने लिहाफ पढ़ी है स्मिथ चुगताई की, है ना। हाँ। मतलब मुझे लगता है 13-14 साल की भी नहीं रही होंगी उस वक्त लिहाफ पढ़ी मैंने। कुछ तब समझ में आई, कुछ नहीं आई, पर कहीं ना कहीं से आप कुछ चीजें अंदर ले लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। बाद में जब दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको वो किरदार याद आते हैं कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये सारे किरदार जब आप सामने से देखते हैं ना, तो आपको लगता है ये एक्चुअल असल जिंदगी है। लेकिन महानगरों में, खासकर मैं मुंबई की बात करूं, तो वहां फिर भी अगर आप एलजीबीटीक्यू हैं या आप ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो स्थितियां उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुझे लगता है मुंबई से 2 किलोमीटर बाहर निकलते ही होती है। बिल्कुल अवेयरनेस की बात है, परिवार की बात है, समझ की बात है, ये सारी मुझे चीजें आपस में मिलके। बिल्कुल मुझे याद है जिस समय फायर मूवी आई थी, और कितना हाँ उस पर बात हो रहा था, और कितना वो अपने आप में एक ये था कि आप देखने के लिए, जाने के लिए बोलना भी किसी को ऐसा लगता था कि आप कुछ गलत बोल रहे हो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बना दिया है सोसाइटी को, क्या करें। अब एक सवाल है मेरा, मैं क्योंकि फिल्म पत्रकारिता करता रहा हूं, तो एक हम आपने हमें बताया आपने 1984-85 में शुरू किया। कहते तो ये हैं और लगता भी ये है कि 84-85 में जिस तरह से रोमांस होता था, 25 में वैसा रोमांस नहीं होता है। आज यंगस्टर्स बहुत आराम से मिल लेते हैं, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं,
अब हमारे महानगरों की संस्कृति भी ऐसी खुली होने लगी है जैसे पहले नहीं थी, और फिल्मों में भी अब रोमांस कुछ अलग तरह से दिखाया जाता है। हाल ही में सैयारा बहुत बड़ी हिट हुई है, और मेरी जनरेशन के लोग तो यही सोच रहे हैं कि यार इसमें तो प्यार हुआ कब, बस उसके बाद कहते हैं ना कि मिलते ही सारी चीजें हो जाती हैं, जो चीजें शादी के बाद होती हैं वो तो उन्होंने पहली दूसरी मुलाकात नहीं कर ली। तो क्या आपको लगता है इस तरह का जो आया बदलाव है वो जो कुंठाएं हैं दबी हुई उनको कम कर रहा है, या आपको लगता है कि अभी भी स्थिति वैसी ही है, सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे माहौल बदला है? और अगर बदला है तो कितना बदला है, और नहीं बदला है तो क्या क्या कमियां आपके हिसाब से हैं कि रह गई हैं अभी? देखिए, स्थितियां तो बहुत आमूल चूल बदली हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे वक्त पे अगर किसी से प्रेम होता था तो प्रेम को कहने में ही महीनों लग जाते थे, हाथ पकड़ने में फिर कुछ और महीने लग जाते थे, किस की बात करूं तो शायद सालों लग जाते थे। और प्लस उस वक्त हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुआ करती थी कि अनलेस अनटिल वो लड़के के साथ हमारा रिश्ता पक्का ना हो जाए, मतलब मैं अब चूंकि महिला हूं, उस वक्त लड़की हुआ करती थी तो अपने बारे में बात करती हूँ कि अगर उस वक्त जो है मैं ये श्योर नहीं हूं कि इस लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप लंबा जाना है, लंबे से हमारा मतलब सिर्फ शादी से ही होता था उसको, ठीक है, हम ओपन रिलेशनशिप की बात तब दिमाग में आती नहीं, तब जाके हम फिजिकल होने की बात सोच सकते थे, राइट। अब मैं पिछले 20 सालों में कुछ बदलते हुए देखा, फिर मैंने देखा सेक्स टैबू नहीं है। आज की तारीख में अपने आसपास जो 19-20 साल की लड़कियों को मैं देखती हूँ, उनके लिए सेक्स एक जरूरत है, एक एक्सपेरिमेंट है। वो सेक्स करने के लिए प्यार होना जरूरी मानती ही नहीं है। हमारे वक्त डेटिंग ऐप नहीं होते थे, अब डेटिंग ऐप पर जम के इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारी उम्र की औरतें भी करती हैं डेटिंग ऐप में, इससे वो नहीं बरतूंगी कि नहीं करती हैं, बट जो भी टीनेजर्स हैं उनकी पूरी जिंदगी प्यार को लेके बदल गई है। एक तो मुझे लगता है इमोशनल क्वोशंट बहुत कम हो गया। अब ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ और सालों तक आप जो है टेसुए बहाते रहे और आप गाने गाते रहे। हाँ, जो भी हमारे वक्त पे कुमार सानू बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, या रफी भी बहुत चला करते थे, मुकेश, है ना। लेकिन हाँ, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं प्यार को लेके, इश्क को लेके अब किसी भी युवाओं की आंखों में वो डोरे या वो सितारे नाचते हुए नहीं देखती हूँ। मतलब दिल्ली में कम से कम जब भी मैं मेट्रो से जा रही हूँ या पार्क में देखती हूँ, तो अब जैसे आप मिल रहे हो जैसे, मैं नीना गुप्ता का एक कोट यहाँ बताना चाहूंगी। नीना गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में कहा है, बल्कि अपनी किताब में भी लिखा है कि प्यार जैसा कुछ होता नहीं है, औरत और आदमी के बीच सेक्स ही होता है। बाद में साथ रहने लगते हैं तो फिर आपके बीच कुछ इक्वेशन बन जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये बात 100% सच है। बात सेक्स एक से शुरू होती एक है। बात जी एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि हम आज के परिवेश की बात कर रहे हैं। हमने जी नीला ड्रम भी देख लिया, हमने सोनम रघुवंशी भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि आज के खुले समाज में शादी के बाद पति का कत्ल भी हो रहा है, पत्नी का भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पति का हो रहा है, और बहुत खुलकर चीजें सामने आ रही हैं। जो मैंने 2 केस जी का जिक्र इसलिए किया कि लोगों ने वो केसेस पढ़े हुए हैं, और वो अकेले केसेस नहीं है, वैसे और बहुत केसेस हुए हैं, शायद मैं जी बहुत से जी भूल भी रहा हूंगा। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि खुलापन आ गया है, और एक तरफ हम इन चीजों में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई देख रहे हैं। तो इसको कैसे आप देखती हैं? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका 40 साल का पत्रकारिता का करियर तो रहा जी ही है, साथ ही आप जी हिंदुस्तान को एक बढ़ते हुए देख रही हैं, एक नागरिक की तरह भी। बिल्कुल। देखिए, बहुत दबी हुई कुंठाएं हैं और लड़कियों के भीतर तो बहुत ज्यादा। देखिए, मेरी उम्र की जो औरतें थी जो बेतहाशा दबाई गई, अब मैं पेट्रियार्की की ही बात करती हूँ कि आप अपनी मर्जी का की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, आप घर से बाहर निकल के पढ़ नहीं सकते, एक सर्टेन उम्र में शादी करनी है, लव मैरिज नहीं करनी है, हमने जिससे कहा उससे करनी है। बहुत पेंट अप फीलिंग, बहुत घुटन लेके वो एक नई दुनिया में कदम रख रही है। वो अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो शहर में आ गई है, उसका पति शहर में कमाता है। बेटी को उसने आजादी दे दी और बेटी को उसने कहा तबके मत रहना, मैंने जिंदगी में जो सहा है वो तू कतई मत सहना। बेटी शुरू से उस पूरे, क्या कहते हैं, नीति शास्त्र के साथ बड़ी हो रही है कि मुझे अपनी माँ की जिंदगी नहीं जीनी, मुझे वो जिंदगी जीनी है जो माँ नहीं जी पाई है। ये पेंट अप फीलिंग जो है आजकल की लड़कियों में इतना अधिक है। आप आज की तारीख में मेरी जितनी भी दोस्तों की बेटियां हैं, उनसे ज्यादा जिनके बेटे हैं वो डरी हुई हैं। उनको लगता है पता नहीं उनके घर में उनके बेटों की क्या बहुएं आए, कैसी आएंगी लड़कियां। लव मैरिज हो तब भी उन्हें नहीं पता, अरेंज मैरिज हो तब भी उन्हें नहीं पता। मतलब अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलना आजकल बेहद,
क्या कहते हैं, एक बहुत भाग्य वाली बात हो गई है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि हमारे एज ए समाज की गलती है। हमने लड़कियों को इतना दबाया कि हमने उसे सही और गलत बताया ही नहीं। जैसे हमने उसे ये बताया ही नहीं लड़कियों को कि लड़कों से दोस्ती करते समय तुम्हें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और तुम्हारे असली सुख तुम्हें किससे मिलना, हमने बताया ही नहीं, न लड़कों को न लड़कियों को। लड़कों को हमने खुदा बना के रखा और लड़कियों को हमने उस वक्त जो है बिल्कुल ही दासी बना दिया। तो अब कहीं ना कहीं फूटेगा ना भाई। कि और ये भी जो क्रोध, ये भी मैं कह रही हूं, अगर अखबार में 10 जो है दिन में रिपोर्ट्स बलात्कार की, हिंसा की, घरेलू हिंसा की खबरें औरतों के बारे में आती है, तो वहां एक खबर ऐसी आती है कि कोई लड़की है, उसने प्रेमी को मार दिया, पति को मार दिया। ये सब होना है, ये सब मैं देख रही हूँ कि और भी बढ़ेगा ये चीजें, क्योंकि आप अपने बच्चों को सेंसिटाइज कर ही नहीं रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। एक बयान पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था। किसी बाबा जी ने ये कह दिया कि आजकल जनरेशन इसलिए खराब हो रही है कि सबको 4 जगह खाने की आदत हो गई है, तो घर का खाना पसंद नहीं आता। तो क्या मानक आप मानती, एक तरफ हम कह रहे हैं कि खुलापन आया है, लव के लिए, रोमांस के लिए एक्सप्रेशन बहुत खुला है, जैसे आपने बताया कि हाथ पकड़ने में और किस करने में सालों लग जाते थे, आज तो वो पहली मुलाकात में हो जाता है। तो अब हम खड़े कहाँ हैं और जा कहाँ रहे हैं, और ये जो रास्ता है ये किस तरह के स्पीड ब्रेकर से या किस तरह के गड्ढों से होकर जाने वाला है, आपको लगता है? इसी को मैं इस तरह से बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला ना कि जो संवेदनशीलता है ना इन विषयों को लेकर के ग्लैमराइज ना करना, बल्कि उसको वो संवाद कैसे किया जाए, वो क्या तरीका आपको लगता है? बिल्कुल, मैं पहले बाबा की बात पे आती हूँ, फिर आपकी बात पर भी आती हूँ। देखिए, बाबा ने जो कहा ना कि 4 जगह जो जा रहे हैं इसकी वजह से रिश्ते पनप नहीं रहे, ये गलत नहीं है। उनका कहना जो है या जिस तरह से उन्होंने कॉइन किया वो गलत था, बट वो जो कह रहे थे वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रहे थे, दोनों के लिए कह रहे थे। दोनों के लिए, देखिए, दोनों के लिए कह रहे थे, और ये बात गलत नहीं है। पहले आप मुझे देखिए, मैं अगर कहूं तो मेरी माँ की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी में भी कई औरतें हैं जो बहुत कॉम्प्रोमाइज करके रहती थी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मुंबई से लखनऊ चली गई, उसके हस्बैंड प्रोफेसर थे लखनऊ कॉलेज में। शादी के बाद पता चला हस्बैंड गे है, राइट, लेकिन 2 बेटियां हो गई, और उसे पता था वो किससे क्या कहे। वो अपनी सास को कुछ कहती थी तो वो कहती थी बेटियां हो गई है, अब तो मेरे बेटे पे उंगली क्यों उठा रही है। और वो जो लड़का अपने दोस्त के साथ दिन भर कमरे में बंद रहता था, सास ससुर कहते थे लड़के के साथ ही तो है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लड़की के साथ तो नहीं है, तो तुझे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, राइट। यहाँ से मैं शुरू करूंगी। अब उस औरत का फ्रस्ट्रेशन देखिए कि वो मेरे पास आके रोया करती, राइट। उसने बाद में डिवोर्स लिया, नहीं लिया, अलग हुई, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद उस वक्त हमारे पास मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उससे मेरा संपर्क टूट गया। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जहां औरतों को अलग हो जाना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए, नहीं ले पाती थी क्योंकि वो 4 लोगों से मिली नहीं थी, उसने दुनिया देखी नहीं थी। और अगर कोई औरत बाहर जाके नौकरी कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, और जब वो पाती है कि उसका हस्बैंड गे है या इम्पोर्टेंट है या कहीं अफेयर है या फिर किसी भी किस्म का उसे मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, वो किसी भी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम वो भी तो दबाई जाती रही है, बिल्कुल, राइट। या क्या कहें, घरेलू हिंसा, वो भी बहुत बड़ी चीज है, मार खाना तो बहुत आम था ना। इन सब चीजों से औरत बाहर नहीं निकलती थी। जब वो बाहर जाके 4 लोगों से मिलने लगी, नौकरी करने लगी, पैसा कमाने लगी, उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि अपने लिए वो अच्छा बुरा सोच पाई, राइट। और वो मुझे लगता है कुछ सालों पहले तक ये सब लड़कियों के साथ होता था, मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है कि हमारी लड़की को इतने पेन में नहीं होना चाहिए। वैसा अगर लड़की खतरनाक है, मान लीजिए लड़की सिजोफ्रेनिक है, लड़की का कहीं अफेयर है, वो घर में जो है कांड कर रही है, लड़की को भी पूरा हक है अलग होने का। वो भी बाहर जाके देख रहा है, सेंसिटिव लड़कियों से मिल रहा है, वो देख रहा है दुनिया में कि मैं अलग होके अपनी बेहतर जिंदगी जी सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में जीने से कहीं अच्छा है कि आप अलग हो जाए और अपने लिए एक खूबसूरत सी जिंदगी जिए, चाहे आप 20 साल के हो या 40 साल के हो या 60 साल के। मेरी उम्र के, मेरे आसपास की कई महिलाएं मैं अभी जाके देख रही हूँ, दे वांट टू डिवोर्स देयर हस्बैंड। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद घर आके बैठ गया और अब हम उसके साथ एक पल जी नहीं पा सकते।
हर हाँ, किसी को हक 90 है भाई। 90 साल की उम्र में भी अभी तलाक हुआ है, एक जी, खबर कल ही मैंने तो पढ़ी है। ये गलत नहीं है, इसलिए हमें पॉजिटिव ढंग से सोचना चाहिए। हाँ, तो और सुजाता, अब मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में आती हूँ कि लड़कों को सेंसिटिव कैसे बनाएं। देखिए, हमने जो मेन मुद्दा है, पढ़ने लिखने सब में हमने लड़कियों को भी अधिकार दे दिया, लड़कों को भी दे दिया। बट लड़कों को आज तक हमने नहीं बताया कि भाई किस उम्र में लड़कियों से दोस्ती करनी है और लड़कियों के साथ आप क्या-क्या कर सकते हो और उसमें उनकी सहमति कितनी ज़रूरी है। आपने लड़कों को सेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। आप कहीं दोस्तों से सुनते हैं, कहीं कोई बहुत ही चीप किताब पढ़ लेते हैं या पॉर्न देख लेते हैं। उनको लगता है सेक्स यही है। उनको ये पता ही नहीं है कि पार्टनर जो है उसको भी सेक्स में उतना ही आनंद आना चाहिए जितना उसको आना चाहिए। आपने नहीं बताया लड़की को, राइट? लड़की को भी नहीं बताया। लड़की को बताया ही नहीं कि शादी के बाद तुम जा रही हो, वो डरी हुई होती है। आजकल तो नहीं, हमारे वक्त पे। आजकल लड़कियों को पता है कि सेक्स इज फॉर देम आल्सो, इसलिए वो एंजॉय करना चाहती है, राइट? तो सेक्स एक ऐसा एक्ट है जो कुदरत ने बनाया है। हर कोई करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, आदमी औरत भी करते हैं। सब एंजॉयमेंट के लिए करते हैं भाई, कोई जबरदस्ती नहीं करता। और इस जबरदस्ती को आपने समाज पे इस तरह हावी कर दिया है कि आप स्टॉक करने को, रेप करने को, सबको आप नॉर्मल मानने लगे हैं। बड़े-बड़े नेता जो है वो इस तरह का बयान देते हैं, बड़े हो गए हैं लड़के, भाई उनकी अपनी ज़रूरतें हैं तो कहीं तो जाके पूरा करेंगे। कहीं तो जाके पूरा करेंगे, आप ये ज्ञान दोगे लड़कों को? इस ज्ञान के साथ बड़ा हो रहा है, अपने लड़कों को भी यही सिखा रहा है। आपने बताया ही नहीं कि आपकी जो पार्टनर है, अगर वो एन्जॉय नहीं कर रही तो इट्स नॉट सेक्स, इट्स अ क्राइम। तो इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखती हूँ और मेरा मानना है कि मेरी उम्र और मेरा अनुभव मुझे अश्लील होने की अनुमति नहीं देता। मैं जी। वही बताऊँगी जो मैं बहुत अच्छे से, जो ज़रूरी है मैं वही उनको बताऊँगी। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे लिखना चाहती हूँ ताकि हमारे युवा जो भी पढ़ रहे हैं, वो समझ सकें कि भाई कुदरत एक्चुअली क्या देना चाह रही है, कहना चाह रही है। जो आपने बात बोली मैं उससे सहमत हूँ। एक आपने अभी जैसे बोला कि आप जो लिख रहे हैं उसको अगर आप फ़िल्मों में या वेब सीरीज़ में वो उसको आए वो सामने, तो उसको आप किस तरह के टोन में या किस तरह से देखना चाहेंगी? मतलब उसको आप क्योंकि वो एक माध्यम है जो बहुत युवाओं को आकर्षित करता है, मतलब जी। अ, हुँ। तो उसे आप कैसे देखते हैं मतलब? मैं बहुत सेंसिटिव ढंग से चाहूँगी, बिल्कुल। देखिए, आजकल तो मुझे लगता है जितनी मुंबई में फ़िल्म या वेब सीरीज़ बन रहे हैं, उसमें एक-आध कैरेक्टर आपका एलजीबीटीक्यू से ज़रूरी हो जाता है। मेरे ख़्याल से एक बहुत अच्छी पहल भी है ताकि लोगों में समझ आए कि ये जो किरदार आपके आस-पास है, वो एक्चुअल आप ही जैसे हैं, उनकी ज़रूरतें बिल्कुल आपकी तरह हैं। एक तो ये ज़रूरी है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा हमारे ही परिवार के बंदे हैं, उनकी ज़रूरतें हमारी ही तरह है। की है। उनको भी एक छत चाहिए, उनको भी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अगर आपको लगता है आपकी बेटी गे है या लेस्बियन है, आपने उसे निकाल दिया घर से, राइट? या मार-पीट के उसकी शादी कर दी, पलट के देखा नहीं। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपको पता है वो तिल-तिल के मर रही है, जल रही है। अकेले आपने महानगर भेज दिया, वहाँ और बुरा हाल होता है उसका। हाँ? मुझे पता है एक हिजड़े से जिससे मैं मिली हूँ, जिसकी मैंने कहानी लिखी थी। वो बहुत अच्छे परिवार से था चेन्नई में और चूँकि पिताजी ने बहुत मारा, भाई मतलब किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो वो जो है मुंबई में एक अम्मा के पास आके रहने लगा बिल्कुल, हिजड़ों के जो गुरु होते हैं उनके पास। इतनी बदतर ज़िंदगी होती है मैं बता नहीं सकती। ज्योति मतलब नाम था उसका, वो अपने आप को लड़की ही कह के बताया करती थी। मतलब मैं उसके साथ बहुत मैंने समय गुज़ारा है। मुझे लगता है कि आप पास से उनको देखिए, आप देखिए कि अगर वो ताली बजा रहे हैं, वो डराने के लिए नहीं बजा रहे हैं। आपने उनको हाशिए पे ढकेल दिया है भाई, उनके पास चारा नहीं है, वो खाएँगे क्या? वो आपके जैसे, हमारे जैसे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। कुछ तो पढ़ लिख भी गए, हाँ? और उनके पास मजबूरी होती है कि वो अपना शरीर बेचें क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं। और हमारे ही परिवार और हमारी ही सोसाइटी के मर्द, जो गे होते हैं या जो बाई होते हैं, वो उनके पास जाते हैं छुप-छुपा के। तो आपने इतनी खराब, इतनी मुश्किल परिस्थितियाँ खड़ी की है, उन्होंने नहीं खड़ी की। उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें इस तरह जीना है। इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे फ़िल्म हो, वेब सीरीज़ हो, कहानियाँ हैं, हमें बहुत सेंसिटिव तरीके से इसी तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए। हमें रोना नहीं चाहिए, हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है। हमें ये नहीं कहना है, हाल-फिलहाल मैंने एक कहानी पढ़ी थी,
जिसमें एक जी। लेस्बियन लड़की जो है अपने शरीर को नोच नोच के पूरा कर रही, क्योंकि लड़का जबरदस्ती किसी लड़के ने सेक्स कर लिया है, वो बहुत नफरत से शरीर का पूरा क्या कहते हैं अपनी स्किन को नोच रही। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, मैं कतई नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक लड़की अगर है तो अपने परिवार के साथ वो शेयर करे, परिवार वाले ये मान के चले कि यस, एक लड़का नॉर्मल है, एक लड़की नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं, एक लड़का जो है लड़की से शादी करना चाहता है, एक लड़की लड़के से, और ये अपना पार्टनर खुद चुनना चाहती है, राइट? ये खुश रहना चाहती है, चाहे वो एसेक्सुअल हो या डिफरेंटली सेक्सुअल हो। हमें आज की तारीख में हर किसी को स्वीकारना होगा एक परिवार की तरह, ताकि रोड पे ये जो चलते फिरते आपको नजर आते हैं, जो आपको लगता है आपको डरा रहे हैं, वो दरअसल आपको डरा नहीं रहे, आपको यथास्थिति बता रहे हैं कि आपकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। जयंती जी, एक और सवाल था, आपकी कहानियों पर और आपके लेखन पर कुछ यूनिवर्सिटीज में शोध रिसर्च वगैरह भी हुआ है, शोध भी हुआ है, तो उसके बाद क्या आप, कई बार होता है कि उस तरह के उस पे जाने के बाद हमारे दृष्टिकोण में कुछ चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, हम चीजों को, अपने लिखी चीजों को दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं, तो ऐसा कोई बदलाव आपके लेखन में उसके बाद आया है, या लगा आपको कि? देखिए, एकदम मैं नहीं कह सकती उसके बाद कोई बदलाव आया है। तो देखिए, आसपास से गुजरते हुए और उसके बाद के नॉवेल बॉम्बे मेरी जान तक, इवन मुंबई में भी एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में शोध वगैरह हुए पूरे के पूरे। देखिए, मैं अपने ऊपर कोई बोझ लेके नहीं चलती। मैं इसलिए नहीं लिखती कि मेरे उपन्यासों पर या कहानियों पर शोध हो। मैं कतई लिख के नहीं चलती। मैं आनंद के लिए लिखती हूँ। मैं किसी भी चूहा दौड़ या रैट रेस का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ, मैं चूंकि पॉपुलर राइटिंग लिखती हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मुझे मंजूर है। मुझे कतई अपने ऊपर ये तमगा नहीं चाहिए। मैं साहित्यकार बनने के लिए बहुत भारी भरकम लैंग्वेज में और भारी भरकम ऐसी भाषा में नहीं लिखना चाहती जो किसी को समझ में ही नहीं आए। क्या मैं यहाँ एक किस्सा बताऊं आपको, जो मैं बहुत जी। पॉपुलर किस्सा हर किसी को बताती हूँ। तो जी। जैसा जी। मैंने आपको कहा, मैंने धर्मयुग में काम किया धर्मवीर भारती के साथ, और वहां की तो भाषा आप जानते हैं बिल्कुल। आज से अगर 30 साल पहले की भी कोई पीढ़ी है तो डेफिनेटली उन्होंने धर्मयुग पत्रिका पढ़ रखी होगी बिल्कुल। मैंने भी पढ़ी। बिल्कुल जी। सांस्कृतिक लालित्य, मतलब हाँ। उस वक्त की वो एकदम महान पत्रिका मानी जाती थी। मतलब मैं इतना खुश होती थी वहां, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में जब कदम रखती थी तो मुझे लगता था आह, मेरा सपना पूरा हो गया बिल्कुल। तो वहां से निकल के मैं सोनी टेलीविजन में गई, क्योंकि वो बूम था बिल्कुल। तो जी। मैं इन हाउस राइटर थी, और मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए सोप लिखिए। वो मशी मशी लव स्टोरी, उन दिनों बड़ा आपको पता है क्रेज हुआ हाँ, करता था, हाँ, 27 मिनट का एपिसोड। तो एक महिला पत्रिका में एक मेरा पहला प्यार एक कॉलम आता था, तो मुझे काफी सारा उन्होंने उसका उसके पन्ने थमा दिए कि आप पढ़िए, और इस पर पढ़ के एक बेस बना के एक लव स्टोरी लिखी। तो मैंने भाई बहुत मेहनत की, अपना सारा लालित्य पांडित्य सब कुछ उड़ेल दिया, इस तरह हम्म, लिखा कि भारती जी सामने आ जाए तो शाबाशी दे कि वाह जयंती तुमने क्या लिख दिया। और लिख के गई। हर शुक्रवार को वहां मीटिंग में हम लोग सुनाया करते थे, और मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब बैठे हुए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा जयंती नाउ यू स्टार्ट, और मैंने पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे डायरेक्टर ने हंसना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया, मैंने सिटकॉम तो लिखा नहीं था, ये हंस क्यों रहे हैं इतना। मैं पढ़ू वो हंसे, मैं पढ़ू वो हंसे, लेकिन रुका नहीं। उन्होंने पूरे 27 मिनट मुझे पढ़ने दिया। फिर मैं यूं उनका चेहरा देख रही थी, पहला पहली बार प्रेजेंटेशन दे रही थी, और समझ ही नहीं आ रहा था इतना हंस क्यों रहे हैं भाई। जब मैं रुकी तो उन्होंने कहा जयंती तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया। ओहो। यही रिएक्शन था। हाँ, तो हाँ, बोले तुम जैसी हिंदी में बात करती हो, जो तुमने यहाँ हमें एक लिख के दिया था एपिसोड, जिसके आधार पे तुम्हारा चुनाव हुआ, वो भाषा कहाँ गई तुम्हारी। ये भाषा जो है वो कौन बोलता है, ऐसी भाषा को कौन सुनता है। तुम्हें तो उस भाषा में लिखना चाहिए जो लोगों को समझ में आए, क्योंकि हमारे दर्शक जो है छोटे शहरों में बड़े शहरों में हर एज के लोग हैं। जब वो समझ ही नहीं पाएंगे तो ऐसी हिंदी में लिख के फायदा क्या है। तो वो एक तरह से मेरे लिए गुरु मंत्र साबित हुआ। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी भाषा को बिल्कुल ऐसे बनाऊंगी जो हर किसी की समझ में आ जाए, यूजर फ्रेंडली। तो उसके ही तुरंत बाद में वनिता गई। वनिता जाते ही मैंने अपनी टीम को बुला के कहा अपनी भाषा जो है बिल्कुल साहित्यिक मत रखना, मुझे बहुत याद आसान रखना। याद है ना, तुमसे भी यही कहा होगा मैंने, बहुत आसान, ऐसी जो किसी को भी समझ में आ जाए। एक अगर कोई हाउसवाइफ पढ़ रही है 10th पास भी, उसे भी समझ में आ जाए। और बहुत ही दिलचस्प और बहुत लफाजी नहीं और सीधी सादी भाषा। तो ये जो है, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मेरी भाषा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो लिखूं वो युवा पढ़े,
है ना? तो मैं फिर वो उस चक्कर में पड़ती ही नहीं हूँ, साहित्य असाहित्य के। मुझे पसंद है क्राइम स्टोरी लिखना, मुझे पसंद है बोल्ड कहानी लिखना, मुझे पसंद है थ्रिलर लिखना, मैं लिख तो इसमें एक और जो चीज है, जो इश्क है, जो प्यार है और जो वासना, इसके बीच में एक बहुत बहुत ही बारीक सा दूरी है, सूत भर की कह जी। सकते हैं। तो उसको जब आप लिखते हैं तो उसको बरकरार रखना, मतलब ना कि तो वो कैसे आप देखते हैं उसको, कैसे या वो अनुभव से आ गया है, या आपने भी उसको लिखने में वो करा है कि कभी आपने लिखा और आपको लगा कि नहीं, वो एक्सपीरियंस में आपका जानना चाहती हूँ। सुजाता, मैं बहुत मजेदार सा जवाब दूंगी। जब शुरू में आसपास से गुजरते हुए मैंने कुछ सेक्सुअल सीन का डिपिक्ट किया था, तो मुझे लगता है वो शुद्ध सेक्सुअल सीन थे। हाँ, क्योंकि वो जो बंदी है जो सेक्सुअल एक्ट करती है, वो अपने प्रेमी के साथ नहीं करती, वो एक अपने कलीग के साथ कर रही है, राइट? तो वो शुद्ध सेक्स था जो उसकी नीड थी, बिल्कुल। जो तो कहानी के अनुसार मैंने वही लिखा, क्योंकि वो नीड थी। वो देख रही थी सबको सेक्स करती, उसे लगा ये मेरी नीड है, मैं कर रही हूँ। लेकिन ये जो आप कामुकता का उत्सव की बात कर रही है, जो इरोटिक स्टोरीज मैंने लिखी हैं, इरोटिक ऑडियो बुक्स के लिए भी लिखा है मैंने, मैं ये ध्यान रखती हूँ, क्योंकि इश्क जब हो रहा है ना, आप इश्क के साथ साथ अगर आप किसी से रिश्ता बना रहे हैं, बहुत सुकोमलता होती है, बहुत प्यार होता है, और किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं होती। तो उसका डिपिक्शन वैसे ही होता है ना? आप हाथ भी किसी का पकड़ लें तो आपको लगता है इतनी एनर्जी आ गई, आपको प्यार आ गया। कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई, आप उस लम्हे को एंजॉय करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो वहां तो आप बिल्कुल वो डिपिक्शन होगा उसका। लेकिन अगर कोई बंदा किसी सेक्स वर्कर के पास गया है, राइट, या कोई लड़की ने किसी जिगोलो को बुलाया हुआ है, किसी महिला ने, तो वहां जिस किस्म का होगा, हाँ, उसमें वासना ज्यादा होगी, राइट? तो ये कहानी के प्लॉट पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या जरूरी है। वहां वासना जरूरी है, इश्क के साथ संबंध जरूरी है, कि उत्तेजना ज्यादा जरूरी है। तो वो किरदारों पे, स्थितियों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। पर मेरा मानना है कि जब भी आप किसी इस तरह की स्थिति को डिपिक्ट करें ना, आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो अश्लील ना हो जाए। वाकई इसमें सूद का फासला ही है, क्योंकि मैं जो बात मुझे बहुत क्या कहें परेशान करती है, कि आज भी छोटे शहर के लड़के, है ना, और वो लड़की ही कहूंगी, क्योंकि लड़कियों की पहुंच उस तरह की किताबों से मेरे मुझे नहीं लगता बहुत आसान है। हालांकि मैंने सुना है कि चाचियां बुआ वगैरह तकिए के नीचे रख लेती हैं और यूं बांटती फिरती हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो डिपिक्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना होता है, और सिर्फ जिन बातों का मैं विरोध करती हूँ, वो बातें होती हैं। जबरदस्ती लड़की को स्टॉक कर लो, जबरदस्ती लड़की को पकड़ के ले आओ, जबरदस्ती जो है आप, नहीं नहीं नहीं, इन सब के तो मैं भयानक विरोध है। मेरा सिर्फ डंडे की चोट पे कहना चाहती हूँ मैं कि भाई ये प्यार सेक्स नहीं है। और कामुकता को भी मैं कहूंगी कि अगर ये जबरदस्ती से है ये, तो ये जो है अपराध है, ये क्राइम है, ये कामुकता नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि कोई भी लड़का जो है वो ये समझ रहा है कि इस लड़की के पीछे पीछे मैं जाऊंगा, इसको पकड़ के मिस करूंगा और उसको मेरे कमरे में ले जाऊंगा या होटल के कमरे में ले जाऊंगा। दैट्स नॉट लव एट ऑल। कि उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और हर वो लड़की जो ये सुन रही है पॉडकास्ट, उसे समझना चाहिए कि जो लड़का उसके पीछे आता है, जो लड़का उसे जबरदस्ती करता है, और जो हक जमाता है उस पे, वो कभी उसका प्रेमी साबित नहीं होता। तो मना करोगी, मना करके देखो वो क्या करता है। यहाँ एक बात और जुड़ना चाहूंगी उज्जवल और सुजाता, आपने सवाल नहीं पूछा। हमने जी लड़कों को क्या कहना चाहिए, नहीं सुनने की आदत ही नहीं सिखाई। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा हम पॉइंट है जी। जो है, हमारे लड़के, लड़की ने मना कर दिया, नहीं मानना चाहते। वो पहले अगर लड़के में ताकत है और गुंडा टाइप है, लोगों ने उसे बड़ा चढ़ा दिया, तब तो एसिड लेके और पिस्तौल लेके भागेंगे। और लड़का कमजोर दिल का है, तो वो जो है ड्रग्स करने लगेगा, शराब पीने लगेगा, मेंटल रोग हो जाएगा, उसको तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जिंदगी जीना भूल जाते हैं इस तरह के लड़के। एक नहीं ही तो है भाई, एग्जाम में फेल हो जाते हो तब क्यों नहीं होता तुम्हें ये बुखार? हाँ, घर में एक रोटी कम मिली तब क्यों नहीं होता? ट्रेन छूट गई तब क्यों नहीं होता? लड़की ने नहीं कहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को कोई लड़की तुम्हारे पास आएगी, तुम भी नहीं कह सकते हो। चॉइस है भाई, ये क्यों नहीं सिखाते हम? और ये इन सब बातों की जड़ यही है कि आपने उनको इतना सेंसिटिव बनाया ही नहीं कि किसी नहीं का मुकाबला कर सके, वो भी
स्वस्थ दिमाग के साथ। उनके ईगो को भी हम सेटिस्फाई करते जाते हैं ना, उनके ईगो को हम हाँ कोसते बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। तो ईगो यही है ना, ईगो यही है कि ईगो बहुत ज़्यादा है तो आपने लड़की पे हमला कर दिया, ईगो कम है तो आप जो है वो बन गए, एकदम मजनू बन गए। हाँ। एक सवाल यहाँ पे, आपने जिस तरह के साहित्य की बात की या जैसा लेखन आपका रहा है, आपकी हुँ, क्या कोशिश है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आजकल एक तो पढ़ने का चलन बहुत कम हो गया, लोग आपस में मिलते हैं, बोलते हैं हाँ भाई नेटफ्लिक्स पे क्या देखा, कौन सी वेब सीरीज हुँ, देखी, कौन सी फिल्म हुँ, देखी। आजकल मुझे नहीं लगता कहीं पर किताबें डिस्कस होती हो कि हम आजकल मैं ये पढ़ रहा हूं या मुझे ये पढ़ना है, या ये बहुत बहुत ही सीमित हो गया है। जी, अ, हुँ। इसको किस तरह से आप देखती हैं, और आपको क्या लगता है आपकी जो कोशिश थी, आप उसमें किस हद तक आपको लगता है कामयाबी मिली है, और क्या चीजें हैं जो अभी भी चुनौतियां हैं? जी, देखिए ये बात बहुत सही कह रहे हो उज्ज्वल कि हमने जो है खासकर हिंदी में हाँ जी। बहुत कम हो गए हैं पाठक। वजह देखिए ना, इसके वजह में भी आप जाइए तो आपको 30-40 पहले का समाज मिल जाएगा, जिन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। हम हिंदी को जो है दोयम दर्जे का मानते चले गए। हम मानते हम्म। चले गए कि हिंदी पढ़ के उसमें कोई करियर नहीं बनेगा। तो छोटे-छोटे शहरों में भी मतलब अभी मुझे पता चला कि भिलाई के जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, वो स्कूल बंद हो गया क्योंकि वहाँ सारे प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं बिल्कुल। सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम जो है वो आपको लगता है कि सफलता का पासपोर्ट है, राइट? तो मैं जी। जब नंदन की संपादक थी और हम जाते थे स्कूलों में, तो हमारे सामने प्रिंसिपल टीचर्स कहते थे कि हिंदी पढ़ के बच्चे क्या करेंगे? हाँ, उनको तो अंग्रेजी आनी चाहिए, वो तो अंग्रेजी पढ़ेंगे बिल्कुल, तब जाके उनको नौकरी मिलेगी। ये सब हमारा किया धरा है, राइट? अब हम आते हैं आज की तारीख में हिंदी के पाठकों पर। एक अच्छी बात ये है कि पिछले कुछ सालों में प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वो हिंदी में लिख रहे हैं और उनके लिए दर्शक बन भी रहे पाठक बन भी रहे हैं। ये कैसी हिंदी है? ये नई वाली हिंदी है, ये आसान हिंदी है, ये ऐसी हिंदी है जो युवाओं को समझ में आ जाए। अब मैं अगर कहूँगी बहुत साहित्यिक किताब, चलिए किसी किताब का मैं नाम नहीं लेती। वो किताब किसी युवा को देख के पढ़ने को दूँगी मैं, वो 2 पन्ने से ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा, राइट? लेकिन मैं आसान हिंदी में उनकी तरह की भाषा में लिखी आज की कहानी दूँगी, वो पढ़ लेगा। अगर उसे हम्म। चेतन भगत की तरह दिलचस्प लगे कहानी तो पढ़ेगा भी, 4 लोगों को बोलेगा भी कि भाई ये तो हमारी भाषा है, इसमें ये किताब तुम पढ़ के देखो, राइट? तो सबसे पहले तो हमें हिंदी में लोकप्रिय लेखन, साहित्यिक लेखन इन सब के बीच जो डिमार्केशन है उसे कम करना होगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है क्योंकि मैं लिटफेस्ट में जाती रहती हूँ, बाकी सब जगह मैं देखती रहती हूँ, तो बहुत सीधे से मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि आप तो साहित्य लिखती थी, अचानक लोकप्रिय क्यों लिखने लगी आप? हाँ? तो इसकी वजह मैं ये कहती हूँ कि भाई मुझे युवा पाठक मिल रहे हैं, मुझे ऐसे पाठक मिल रहे हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में। दूसरे, मैं लोकप्रिय लेखन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लोकप्रिय लेखन में पैसा मिलता है भाई। क लोग ज़्यादा पढ़ते हैं प्लस में आगे जो है उसका ऑडियो बुक्स आ जाता है, चाहे तो उसकी फ़िल्म बन सकती है, आपका वेब सीरीज़ बन सकता है। तो मैं हिंदी में एक बाज़ार भी तो देख रही हूँ, वो बाज़ार आप साहित्य में लिख के सोच भी नहीं सकते। मतलब बड़े से हाँ। बड़ा लेखक जो है, साल में उसे 20,000 से ज़्यादा की रॉयल्टी नहीं मिलती, एक उपन्यास की और वो भी पहले 2 साल जब तो मुझे बताइए ना, मैं ऐसा काम क्यों करूँ? जो ना लोगों तक पहुँचे और जिससे ना मेरा कुछ फ़ायदा हो। भई मैं बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छे से टॉपिक ढूँढ के बहुत टाइम लगा के लिख रही हूँ, है ना? तो इसीलिए भी मैं लोकप्रिय लेखन की तरफ आई हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाठक नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है मेरी भाषा ऐसी है और कंटेंट ऐसा है जो लोगों तक पहुँच सकता है बिल्कुल। आजकल जो चलन है ऑडियो बुक्स का, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि पिछले सालों में ही बहुत तेजी से बढ़ा है ऑडियो बुक्स का चलन, या आपको लगता है कि वो पढ़ने का जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म था कि हम हाथ में किताब लेकर पढ़ रहे हैं? देखिए, जिन लोगों को पढ़ने की आदत है, वो तो पढ़ेंगे, हाँ? लेकिन ऑडियो बुक्स हम लोग यात्रा बहुत करते हैं, खासकर महानगरों में या छोटे शहरों में आप बस में जा रहे हैं और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, आप ऑडियो बुक से कहानी सुनते हुए जा सकते हो। तो उसको पढ़ने में थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा लग जाती है, सुनने में मेहनत कम लगती है। लेकिन यहाँ भी मैं मानती हूँ कि हिंदी किसी भी तरह से आगे बढ़े, चाहे वो शब्दों के माध्यम से बढ़े या आवाज़ के माध्यम से या दृश्य के माध्यम से। आगे तो बढ़ रही है ना, भई काम तो हिंदी में ही हो रहा है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा है जो देवनागरी नहीं पढ़ सकता, पर समझ सकता है, सुन सकता है तो क्यों नहीं भाई?
ये भी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल एक बड़ा बदलाव सोशल मीडिया से आया है। आप देखें, चाहे ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, उस पर अब रीजनल लैंग्वेज में भी, हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बांग्ला, इनमें ज्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं। अगर आप फेसबुक की बात करें तो वहां पर लोग अपनी मातृभाषा में काफी कुछ लिख रहे हैं। और फिल्म जी इंडस्ट्री तो चाहे कैसी भी फिल्में बना रही हो, लेकिन बना तो आज भी हिंदी फिल्में ही रही है। तो सरवाइव करने के लिए हिंदुस्तान में अगर आपको मनोरंजन के क्षेत्र में, तो वहां पे हिंदी ही चलती है। और बहुत से बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि भले अखबार अंग्रेजी का पढ़ें, लेकिन फिल्में या एंटरटेनमेंट उनका हिंदी में ही होता है, क्योंकि वो वहां से बिल्कुल। उनको वो कनेक्ट मिलता है। मुझे लगता है हमने काफी कुछ कवर किया इस बातचीत में। अगर कोई खास बात आप अपनी तरफ से कहना चाहें, या सुजाता आप कोई सवाल पूछना चाहें? मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप महिला लेखक हैं, और उसको लेकर के ही पूछना चाहती हूँ कि इस समय में जो महिला लेखिकाएं हैं, जो इन विषयों पर लिख रही हैं, उनको जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, वो संतुलन बन पा रहा है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी तरफ हम सोच रहे हैं, या अभी आपको लगता है कि अभी बहुत बाकी है? देखिए, इसे लेखन को महिला और पुरुष में मत बांटिए, है ना? क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि मैं एकमात्र या पहली महिला लेखक हूँ जो क्राइम पे, थ्रिलर पे, अपराध पे लिख रही हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे लिए एक बैच बन जाता है। पर मुझे नहीं लगता इससे संतुलन कोई मैं साध पाऊँगी बिल्कुल, है ना? पर हाँ, एक मैंने देखा है कि एक भेड़-चाल तो है। अगर लगता है आपको कि साहित्य में लिख के आपको लिटफेस्ट में बुलाया जाएगा या कोई एकाध अवार्ड मिल जाएगा या उस तरह से आपकी पहचान बनेगी, तो अधिकांश लोग वहाँ जाते हैं। प्लस बहुत लोग ये भी है, बहुत महिलाएं मुझसे ये भी कहती है, हम बोल्ड इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि हमारे घर में हमारे हस्बैंड्स जो है वो ऑब्जेक्ट करते हैं, बच्चे ऑब्जेक्ट करते हैं, आसपास के लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो लिखते भी हैं, जैसे इरोटिक जो स्टोरी है, ये जो आपका मुक्ता का उत्सव, आप उसमें देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छे महिला लेखक और लेखिकाओं ने कहानियां लिखी हैं, बिल्कुल, और अपनी अपनी संवेदनाओं के साथ लिखी है, बिल्कुल। सारी कहानियां मैं नहीं कहूंगी कि सेक्स को बहुत पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा है। इसमें एक चाइल्ड अब्यूज की कहानी भी है, एक ऐसी गर्लफ्रेंड की कहानी भी है जो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यार बहुत बोर हो गई इस जिंदगी से, अब मुझे लगता है कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे मजा आ जाए। तू पूछता है क्या, तू बोलता तुम मेरा रेप करो, हो सकता है मैं मजा। और वो जब शुरू करता है तब वो कितना तड़पती, बचना चाहती वो, मतलब उसे नफरत हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड से। ये इस तरह की भी कहानी है, बिल्कुल, है ना? तो मेरा मानना है कि मैं संतुलन की बात सोचती नहीं हूँ, और शायद लेखक को सोचना भी नहीं चाहिए। उज्जवल जी, अभी आपने बात की थी तमिल, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं में कि किस तरह से वो जो है आजकल ट्वीट चल रहा है, सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ रहा है। तो चूंकि मैं तमिल भाषी हूँ और कन्नड़ में मेरे जीजा जी कन्नड़ है, मैं अक्सर जाती रहती हूँ बैंगलोर और मैसूर, और मराठी यस बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। तो वहां पे मातृभाषा को लेके बहुत गौरव है। आज भी बच्चे अपनी भाषा में किताबें पढ़ते हैं, और वहाँ एक लिट फेस्ट मैंने अटेंड किया, हर कोई कन्नड़ में बात कर रहा था, और कन्नड़ की इतनी अच्छी अच्छी किताबें आ रही थी। भानु मुश्ताक भी थी जिसको इस साल बुकर मिला, वो आराम से कन्नड़ में बात कर रही थी और सब कन्नड़ में पढ़ के सवाल जवाब कर रहे थे। तो ये जो गौरव है, ये गौरव हमें हिंदी में वापस लाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो एक तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी बात है। दूसरा, सोशल मीडिया के जिक्र से मैं कहूंगी कि जितने भी युवा हैं जो आजकल लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, चाहे शेर व शायरी हो, कविता हो, कहानी हो, पहले हमारे वक्त पे मंच नहीं मिला करता था उनको। आपने कुछ लिखा, अपने संपादकों को भेज दिया, ये उनकी मनमर्जी पे था कि वो छापे ना छापे, और अक्सर तो उनके डस्टबिन में ही जाया करता था। अब ये सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, चाहे आप एक्स की बात करें, इंस्टा की बात करें, फेसबुक की बात करें, यहाँ पे आप वो सब लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि युवा बहुत अच्छा लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है, और गजब का लिख रहा है। उसके एक्सप्रेशन, उसका मैं क्या कहूँ बैकड्रॉप, और उसके प्लॉट्स इतने अच्छे, इतने बढ़िया है कि पूछिए मत। और कई सारे पब्लिशर्स हैं जो सोशल मीडिया से अपने लिए राइटर तलाशते हैं, वहां देखते हैं इनके इतने फॉलोअर्स है, इनकी इतनी अच्छी चीजें, तो वो उनकी किताबें छापते हैं कई। तो सोशल मीडिया ने ऑफ कोर्स ये क्रांति तो की है। प्लस आपके पास बहुत सारे एप्स हैं जो फ्री में कहानियां डाउनलोड करते हैं, कहानियों पे अगर आपको अच्छा वो मिल जाए तो आपको पैसे मिलते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि हिंदी को लेके हमें बहुत निराश नहीं होना चाहिए, ये अच्छा वक्त है। मैंने आपको बताया कि मेरा जो 3 साल पहले नॉवेल शैडो आया है, उस पे जी। एक फिल्म बन रही है, जी। ई निवास बना रहे हैं चैप्टर 2 नाम से। और जी। पिछले साल जो उपन्यास आया था मेमराजी,
उस पे भी चर्चा चल रही है कि कुछ वेब सीरीज या कुछ बन सकता है। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि लोकप्रिय लेखन लिखने का एक फायदा ये भी होता है कि आपकी रीच थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे अब मैं क्राइम और थ्रिलर की तरफ मुड़ रही हूँ। मेरा जो नॉवेल है शुगर डैडी, वो अपराध कथा है, क्राइम थ्रिलर है, जो बस बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि आप जिस तरह का काम कर रही हैं जयंती जी, आप इस काम को करते रहिए, ये मशाल जलाकर रखिए। और आपने जो बात कही कि मातृभाषा का गौरव हमें हिंदी में लौटाना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर हम देखते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी या कहीं किसी अच्छे बुक स्टोर में अगर अंग्रेजी की बुक्स हैं तो 96% होती हैं, बचा खुचा 2-3% किसी कोने में, कहीं नीचे कहीं किनारे हिंदी की कुछ 4 किताबें होंगी कि कोई आता नहीं है लेने, कोई बिकती नहीं है। और मतलब हम देखते हैं कि काफ़ी उपेक्षा होती है। हालांकि अमेज़न वगैरह पर तो हिंदी काफ़ी मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी हाँ, जिस तरह से अंग्रेजी किताबें बिकती हैं उस तरह से उतना हिंदी का प्रतिसार कम है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने कन्नड़ भाषा वाला जो उदाहरण दिया वो भी वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि इस तरह से काम हो रहा है, लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और अपनी भाषा की पुस्तकें खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ, वाकई ये हिंदी में वापस आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे चर्चा करते रहें, क्योंकि आपका लेखन अलग है। आपने जैसे खुद ही बताया कि लोकप्रिय लेखन, देखिए अगर आप लिख रहे हैं, लोग उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी वजह से समाज में कुछ बदलाव आए या सोच में बदलाव आए या उसको लेकर जैसे आपने चर्चा की कि फिल्म बन रही है या वेब सीरीज की बातें, यानी कहीं ना कहीं आप वो लिख रहे हैं जो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को टच कर रहा है और कुछ विषयों को खुलकर उन पर बात कर पा रहे हैं, कुछ विषयों पर खुलकर लिख रहे हैं जिन पर खुल के नहीं लिखा जा रहा था, बात हो रही हाँ, आज हमने ये जो चर्चा की, हमने कितना खुलकर बात की, हमने किस तरह से सेक्सुअल डिजायर के बारे में और चीजें जितनी चेंज हुई हैं, कितनी बदली हैं, उस पर हमने खुलकर बात की। इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने पिछला इतना कुछ लिखा है, इसीलिए आज हम इस पर बात करने बैठे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा और ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयंती जी, आपने समय निकाला और हमारे से बातचीत की। सुजाता, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू जयंती जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और हाँ, जैसे Thank उज्जवल you, बोल रहे हैं कि होती रहे ऐसी बातचीत, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू सुजाता, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। थैंक्स अ लॉट।